नमस्कार। रेडियो जिसे आकाशवाणी भी कहा जाता है, उसके बारे में कहा जाता है ना तस्वीर ना दिखावा, सिर्फ शब्द, स्वर और विश्वास। आवाज़ों का सबसे आत्मीय माध्यम जिसे देखा नहीं जाता, लेकिन वह लोगों के दिलों तक पहुंचता है। हालांकि इसके पीछे जो व्यक्ति रहता है, जो प्रमुख रोल निभाता है, उसे ब्रॉडकास्टर या प्रसारक कहते हैं। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो वरिष्ठ ब्रॉडकास्टर हैं, जम्मू को बदलते हुए जिन्होंने देखा है, साहित्य के साथ भी बड़ी शिद्दत के साथ जुड़े रहे हैं। शशांक चौधरी सर, आपका एक्सेलचर स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत जी। राजेश्वर जी, मैं बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि आज इस एक्सेलचर के फेसबुक पेज पे आपके रूबरू बैठा हूँ और आपसे बातचीत हो रही है। आप तो शुरू से ही हमारे साथ जुड़े रहे हैं और आपका तो साहित्य में खैर बहुत ज़्यादा तल्लुक़ है। मैं आपको भी और आप जैसे नए लेखकों को भी अपना आशीर्वाद देता हूँ। जहाँ तक आपने इंट्रो में कहा कि रेडियो, जब आपने बिल्कुल सही कहा कि रेडियो एक ऐसा माध्यम था, है और रहेगा कि जिससे लोग हमेशा जुड़े रहे हैं, चाहे वो खेत में काम करने वाला किसान हो या कोई क्लाइम करने के लिए वो गया हो। जहाँ आपका ये इंटरनेट नहीं पहुँचता, वहाँ रेडियो की तरंगें पहुँचती हैं। तो रेडियो का इसलिए हमेशा असर है। और अब रेडियो जो है उसने बड़ी स्टेजें देखी हैं। अब तो एफएम आ गया है और तरीके आ गए हैं रेडियो के। लेकिन जो पुराना रेडियो था, खासकर मैं आकाशवाणी रेडियो कश्मीर जम्मू की और श्रीनगर की बात करूं, इनके तो अब 100 साल पूरे होने वाले हैं। तो मुझे याद आता है कि ये 1968 में मैं 8वीं में पढ़ता था। अच्छा। तो वो जम्मू रेडियो में उस वक्त ना तो वो एसी था, ना पंखे चलते थे, लाइव स्टूडियो से जाता था प्रोग्राम। तो कृष्ण चंद और बलदेव राज दो एक प्रमुख वहाँ के थे जो देशवा प्रोग्राम भी करते थे और पंजाबी प्रोग्राम सब कुछ करते थे। और महमूद अहमद जो जाने माने अनाउंसर थे, जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, वो भी थे। तो इन सब ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं भी रेडियो में काम करूं। तो उन्होंने बुलाया मुझे। आप हैरान होंगे कि मुझे 15 रुपये उसको फीस मिली, चेक मिला 15 रुपये का। मुझे लगता है उन दिनों 15 रुपये भी काफ़ी हुआ करते थे। तो वो 15 रुपये मेरे लिए सबसे पहली जो कमाई थी, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं अपने ताया जी से गया तो मैंने कहा मुझे चेक मिला है। उन्होंने वो माथे से लगाया और 100 रुपये आपने जेब से निकाल के कहा नौकर को कि ये गरीबों में मिठाई बांट दो। ये होता था रेडियो का उसमें क्रेज़। आपने सर रेडियो, क्योंकि आप जम्मू से जुड़े रहे हैं, तो आपने वो उतार चढ़ाव और रेडियो की जो विकास यात्रा रही है उसके भी आप चश्मदीद गवाह रहे हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि उसके बाद फिर वो रेडियो का वो दूसरा स्टूडियो बन गया जम्मू का, उसमें एसी भी आ गया। फिर वो कैसेट रिकॉर्डर, पहले स्पूल होता था, फिर कैसेट आ गया, फिर उसके बाद वो जो कंप्यूटराइज्ड होता गया। अब तो बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। उस वक्त हम बोलते थे तो कोई गलती हो जाती थी तो वो रेज नहीं हो सकती, क्यों लाइव जाता था। अब तो आप सांस लें, रुक जाएं, गाना गाएं, एक जोड़ें दूसरा जुड़ सकता है सब। ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन रेडियो का चलते चलते अब ये हाल हो गया है कि अब रेडियो, ये जो सोशल मीडिया आ गया है, हालांकि अच्छा है, ये ज्ञान का ये भी एक मार्ग है। लेकिन वो रेडियो की जो क्रेज़ थी, वो भारती के, वो तामिल इरशाद उर्दू सर्विस के, वो जो उनकी ट्यून बजती थी और लोगों के दिलों से आज भी जुड़ी हुई, वो पुराने गाने, उनकी शायरी, तो वो बेमिसाल थे। मुझे लगता है जो अनाउंसर हुआ करते थे, जैसे बिना का संगीत माला भी आया करता था। जी सिबा का बड़ा मशहूर था वो, अमीन सयानी जी थे। अमीन सयानी जी थे। तो लोगों तक बहुत पहुंच थी उन दिनों। जो अनाउंसर होते थे वो लोगों से जुड़ जाते थे, कनेक्ट करते थे। ऐसा लगता था जैसे आपसे ही वार्तालाप कर रहे हों। सही बात है। कितना मिस करते हैं उस दौर को और आज के दौर को। नहीं, हालांकि इन्होंने वो जो बिनाका के जो कुछ हैं वो यूट्यूब पे मिलते हैं, लोग सुनते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। अच्छा। लेकिन वो नए जो गाने में भी चेंज आया, बॉलीवुड संगीत में भी चेंज आई है। वो क्लासिकल सेमी क्लासिकल हो गया, उसमें फ्यूजन आ गई, डीजे भी आ गया। तो मतलब वो पुराने जो चीज़ थे ना वो नहीं थी। वो कहते हैं कि वेस्टर्न म्यूजिक से आपका सिर्फ पाँव सरकते हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत से आपका पूरी जिस्म और सिर सरकता है। वो चीज़ नहीं रही। तो हर चीज़ अच्छी है, लेकिन वो पुरानी चीज़ें जो है ना उनका मुकाबला नहीं है। सर, मैं आपसे यही बात जानना चाहूँगा दर्शकों के हवाले से भी कि बेशक आकाशवाणी सेंटर, जिन्हें हम रेडियो कहा करते थे पहले, जी, वो कम थे, लेकिन क्वालिटी थी प्रोग्राम्स में। आजकल एफएम चैनल बहुत ज़्यादा खुल चुके हैं, लेकिन उस पर ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट है, म्यूज़िक है।
म्यूज़िक कितना रोल प्ले करता है किसी चैनल को प्रमुखता में ले आने के लिए, लेकिन क्या आकाशवाणी का दायित्व यही है, म्यूज़िक को ही प्रमोट करना? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। आप रोज़ जो है दाल रोटी खाते हैं, तो आपका मन करेगा कि एक दिन नहीं मैं चावल भी खाऊं, मैं खीर भी खाऊं। वही हिसाब है। आप हमेशा म्यूज़िक नहीं सुन सकते, आपका ज्ञान को भी लेना है, आपको बाहर की दुनिया का खबरें भी देखनी है। उसमें रेडियो का रोल जो है ना बहुत अहम है, बाकी चीज़ों से, बाकी माध्यमों से। तो रेडियो तो फिर अब ये है कि नए बच्चों में भी ये शौक़ पैदा होना चाहिए कि रेडियो के साथ जुड़े रहें। बाकी आपने कहा कि रेडियो के प्रोग्रामों में थोड़ा वो भी चीज़ नहीं रही, इसकी वजह भी यही है कि एक तो रेडियो को रेवेन्यू नहीं रहा। आगे इनके ऐड चलते थे, विविध भारती से चलते थे, कुछ है वो आस्ता आस्ता कम हो गया। अब वो लोग वही ऐड वाले दूसरी तरफ ऑनलाइन हो गए, कुछ उधर हो गए, तो उससे वो रेवेन्यू कम हो गया। और फिर मुलाजम जो थे उनका भी बहुत प्रसार भारती बना। अभी तक उनके मेरे ख्याल सर्विस रूल भी जो है ना वो प्रसार भारती में नहीं आए हैं, कुछ लोग रिटायर भी हो गए उसी रूल में। तो ये चीज़ें सारी होती डिस्करेज करती हैं, लेकिन फिर भी रेडियो जो है अपनी रवां दवां है अपनी मंजिल की ओर, और लोगों को बराबर इंटरटेन कर रहा है। ये खुशी की बात है। खुशी की बात तो है कि लगातार रेडियो एंटरटेन कर रहा है, वह चीज़ें परोस भी रहा है जिसके लिए रेडियो जाना जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्रसार भारती बोर्ड बनने के बाद रिक्रूटमेंट बिल्कुल बंद हो गई। आकाशवाणी के सभी केंद्रों पर आजकल ज़्यादातर कैजुअल आर्टिस्ट ही काम किया करते हैं। सर, आप तो जॉब भी करते थे, हाई प्रोफाइल जॉब किया मैं आपने। असेंबली में जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में डिप्टी सेक्रेटरी रिटायर हुआ हूँ। लेकिन उसके साथ जब आप कैजुअल आर्टिस्ट के तौर पर जी काम करते थे, जी ब्रॉडकास्टर के तौर जी पर जी काम करते थे, कितना अधिक अपने आप को डाइवर्ट कर पाता है इंसान अपने प्रोफेशन से हटकर अपने शौक की तरफ जब जाता है? हाँ, मुश्किलें इसमें आई, क्योंकि कभी कभी ये होता था कि असेंबली का इजलास शुरू होने वाला होता था या इजलास चल रहा होता था, तो मैं वो उसमें ज़्यादा लगा रहता था। लेकिन फिर भी वो मुझे रेडियो के जो पैक्स थे वो कोऑपरेट करते थे। वो कहते थे जब आपको समय मिले हम दफ्तर के बाद भी आपको रिकॉर्ड करने लेंगे। तो वो मुझे बड़ी उनके ये दोस्ताना रहा कि उन्होंने हमेशा मुझे कोऑपरेट किया है। मैं चाहूँगा कि वो दोस्त, अगर उनको आप याद करना चाहें, जिनका बहुत दखल रहा है आपको रेडियो में बतौर ब्रॉडकास्टर के तौर पर प्रमोट करने का। मैंने पहले ही जिक्र किया कि मेरे सबसे पहले जो थे प्रमोटर कृष्ण चंद और बलदेव चंद थे, उसके महमूद अहमद थे। फिर बोधराज शर्मा जी जो उस वक्त बड़ी अच्छी आवाज़ थी और वो प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने बड़ा मुझे मेरा साथ दिया। रिटायरमेंट के बाद भी उनके साथ बड़ा रहा। उसके अलावा बहुत से जो थे, भुवनपति शर्मा जी थे, डॉक्टर जितेंद्रपुरी थे, केसी दुबे थे, यश शर्मा जी तो हमारे बड़े अच्छे थे। उनके साथ साहित्य से भी जुड़े रहते थे ना। रेडियो के अलावा भी मुझे साहित्य से आपको पता है कि शुरू से संपर्क मैं रहा वही है। जानना चाहता था कि एक तो आपने रेडियो के माध्यम से अपने शौक को पूरा किया, आवाज़ के माध्यम से लोगों तक पहुंच बनाने का, लेकिन उसके साथ ही आप साहित्यिक संस्थाओं के साथ भी जुड़े रहे और साहित्य सृजन भी करते रहे। साहित्यिक संस्थाओं से अगर मैं शुरू करूं तो मैं डोगरी संस्था में उस वक्त जुड़ा था जब इसका पक्का डंगा ऑफिस होता था। अच्छा। तो प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री थे और वो डीसी प्रशांत थे, बलदेव प्रकाश शर्मा जी थे और बहुत से लोग थे, दीनूभाई पंत थे। तो वो उन सब के साथ में जाता था, मीटिंगें करता था। फिर शिरोमणि का जो फर्स्ट बैच है उसमें मैंने भी फार्म भरा। शास्त्री ने कहा कि आप भर दो फार्म। शास्त्री जी, क्योंकि पद्मा जी के पिताजी और शास्त्री जी और प्रोफेसर गोवर्धन सिंह जमवाल ये उस वक्त हमारे पिताजी के मीरपुर में कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो बड़े नज़दीकी रहे। तो शास्त्री जी ने मुझे कहा कि फॉर्म भर दो। मैंने भर दिया तो पहले बैच में ही मैं भी अच्छे नंबर लेकर पास हो गया। फिर शास्त्री जी ने कहा कि अच्छा एक काम करो, हमारी नवी चेतना किताब निकलती है, पत्रिका आज भी शायद निकल रही है। मैं वही दर्शकों के साथ साझा करना चाहूँगा कि डोगरी संस्था की जिसकी सर ने बात की है, नवी चेतना पिछले कई वर्षों से निरंतर निकल रही है। और अगर आपने सिर्फ डोगरी संस्था के माध्यम से या उस किताब के माध्यम से डोगरी के साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, डुग्गर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की जानकारी प्राप्त करनी हो, तो नवी चेतना का कोई भी अंक आप उठा लीजिए, वहाँ पर रेगुलर वो पब्लिकेशन। मैं तो उसको ये संज्ञा दूंगा कि जो हमारा लिटरेरी सफ़र है, राइट फ्रॉम दिस केयर सिंह मधुकर, पद्मा जी, वेदपाल दीप जी,
उनसे आज तक के वो जितना हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है उस लिटरेचर का, अगर नमी किसी चेतना देखना हो नमी चेतना के पास जाए, या कल्चरल एकेडमी के पास भी शिराजा है, उसमें भी हम छपते रहे, ओम गोस्वामी जी थे, तो वो भी एक रिकॉर्ड है कि कौन कौन किस वक्त क्या शैली रही, क्या ढंग रहा लिखने का, उसमें बदलाव क्या है, वो सब चीज़ें उसमें मिल जाती हैं। आपने ज़्यादातर क्या डोगरी में लिखा या उर्दू में लिखा या इंग्लिश मैंने शुरुआत तो मैंने उर्दू में की। आप हैरान होंगे कि 5वीं जमात में पढ़ता था तो डॉक्टर LC गुप्ता होते थे, जिनका था वो गुप्ता एलोशन, आज भी वो सिटी चौक में है, तो वो निकालते थे अखबार इनकलाब। अच्छा। तो उन्होंने कहा बेटा कुछ लिखो, तो मैंने कहा किस पे लिखें? उन्होंने कहा कि लिक्वर कंजम्पशन पे लिखो, प्रोहिबिशन पे। अच्छा। मैंने फिर वो लिखा, टूटे फूटे 5वीं का बच्चा कितना लिखता, मेरा वो शराब खाना खराब। अच्छा। तो वो उन्होंने छाप दिया, तो 4-5 उस वक्त वो अखबारें निकलती थी। एक नरसिंह दास नरगस की थी, चांद, एक मास्टर रोशन लाल जी निकालते थे सच, और एक अमर अखबार थी जो कि राजेंद्र गुप्ता जी के पिताजी निकालते थे। ये सारे जम्मू से तो प्रकाशित हाँ, वो सब उनमें से। और उस वक्त अखबार का एक बड़ा महत्व होता था, इतनी नेशनल पेपर का नहीं था जितना लोकल का होता था। फिर उसके बाद नेशनल पेपर भी आए, तो मैं हिंद समाचार, पंजाब केसरी में भी लाला जगत नारायण जी के पास भेजता रहा, गोपाल सच्चर जी के ज़रिए। तो वो उर्दू से सिलसिला फिर हिंदी में चला, हिंदी में भी हिंदी साहित्य मंडल के साथ मैं जुड़ गया, तो वो उसमें भी मधुरमा छपती थी, उनकी और किताबें छपती थी, उसमें लिखता रहा। तो उसके बाद वो फुलवाड़ी किताब निकलती थी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की, मनसाराम चंचल जी निकालते थे, और कृष्ण स्मैलपुरी थे उस वक्त, तो उसमें भी छपता रहा। तो ये सिलसिला चलता रहा, डोगरी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी में तो मैं खासकर जिक्र करूँगा, मैं जिस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ एक्सेलशियर, ये उस वक्त परेड में से छपती थी, 4 पेज की अखबार होती थी। तो मेरा बैंक था वहाँ उसके पास, मैं बिल्कुल साथ था, तो मैं सहदेव मित्रा जी के पास मिलता था, तो वो कहने लगे मेरी अखबार में लिखा करो। तो अंग्रेज़ी में उस वक्त लिखते थे। उसके बाद चलता रहा, फिर वो ये अपने परगाल साहब, इन्होंने कहा मैगज़ीन में भी लिखो, मेरे इंटरव्यूज़ भी छापे इन्होंने संडे मैगज़ीन में। तो कभी कभी लिखता हूँ। कश्मीर टाइम्स में भी वेद बसीन जी का बड़ा साथ रहा, उन्होंने मुझे फिर एप्रिसिएशन लेटर भी दिया। फिर स्टेट टाइम्स में भी आ गया। तो समझो कुल मिला के चलता रहा, मिला जुला। कोशिश रही कि किसी न किसी तरह साहित्य की सेवा करते रहे। साहित्यकार हो, एक कलाकार हो, या कला के आप किसी भी पक्ष के साथ जुड़े हों, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए मंच की आवश्यकता रहती है सर, क्योंकि आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वरिष्ठ ब्रॉडकास्टर हैं, आपने जम्मू को बदलते हुए देखा है। तो ये जो संस्थाएं हैं जो पुराने दौर में मंच प्रदान किया करती थी, जिससे बहुत अच्छे साहित्यकार भी सामने आए, कलाकार भी सामने आए, क्या वह संस्थाएं अपना दायित्व आज की डेट में निभा पा रही हैं और आप संतुष्ट हैं? नहीं निभा पा रही रही है। पहले था कि हम सेवा करके आए, आज ये है कि हम पोस्ट ले लें या कोई अवार्ड ले लें, साहित्य अकेडमी का अवार्ड हो, कोई कल्चरल अकेडमी का अवार्ड हो, कोई कुछ हो। आजकल ये चीज़ ज़्यादा होती है और ज़्यादा लोग इसीलिए छपते हैं कि हाँ एक साल नहीं तो अगले साल लाइन लगी है तो अवार्ड मिल जाएगा। लेकिन तब नहीं था। तब मैं देखता था कि रेगुलर मीटिंगें होती थी और जितनी हाजिरी होती थी, हर एक आदमी रचना पढ़ता था, उसकी तारीफ होती थी, अगर गलत लिखा समीक्षा भी होती थी। एक हमारे उर्दू के शायर थे अर्श साहबाई जी, तो मैं भी उर्दू में लिखता था, तो उन्होंने देखना, कहना काका ये गज़ल आपने ठीक लिखी है लेकिन इसमें वज़न नहीं है, इसमें काफ़ी अदब नहीं मिलता है। तो वो मुझे तनकीद करते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह मतलब लोग एक दूसरे को आगे लाना चाहते थे, छोटे लोगों को। आज ये है कि होड़ लगी है। मैं माफ़ करना चाहूँगा कि कुछ लोग जो है वो इसी में हैं, लेकिन असली जो लोग हैं वो आज भी काम कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। मैं जिक्र करूंगा जितेंद्र उधमपुरी जी का, जो शुरू से हमारे दोस्त रहे हैं। देखिए बाबा जित्तो से और कहाँ कहाँ से उनके वो आज भी वो इतनी एज में भी वो कोशिश कर रहे हैं और किताबें आ रही हैं। ऐसे लोगों की आगे आने की ज़रूरत है और इनको इनकरेज करने की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं कि अगर आपको साहित्य के क्षेत्र में आगे जाना है या कला का कोई भी क्षेत्र उसमें आगे बढ़ना है, तो उसमें आलोचक की कितनी बड़ी भूमिका रहती है? जैसे आपने कहा कि मैं जब लिखा करता था तो अर्श साहबाई जी ने कहा कि यहाँ पे वज़न की कमी है, यहाँ बहर की कमी है, तो गज़ल इस तरह से लिखी जाती है, जी जी, उसमें कोई फॉर्मेट होता रहा है। जी जी। लेकिन आज के दौर में क्या नौजवान ये सुन के राज़ी हैं, या फिर जो आलोचक हैं वो क्या वाकई रचना पे आलोचना करते हैं कि आलोचना व्यक्तिगत भी हो जाती है? दोनों चीज़ें हैं। एक तो पहली चीज़ है कि वो गज़ल का वो जो उर्दू शायरी का वो जो खुमार होता था
वो अब गज़लों में नहीं है। अब कोई छोटी सी वो लिखेगा 4 लाइनों की कुछ है, लेकिन वो आज भी आप गालिब की एक शेर को याद कीजिए। मैं एक छोटा सा वाक़या जोड़ूंगा। मेरी असेंबली में इंटरव्यू था तो मेरे स्पीकर साहब कहने लगे, मैंने वो अपने CV में लिखा था मुझे लिटरेचर में बैंड है, तो उन्होंने मुझे पूछ लिया वाइवा में कि मैं आपका इसमें इंटरेस्ट है? मैंने कहा सर है। कहते हैं मैं आपको गालिब का एक मिसरा सुनाऊंगा, आप दूसरा मितला बजाइए। उन्होंने कहा एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मैंने कहा ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। कहते आप सेलेक्ट हो गए, सुबह आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, आप सीनियर हो गए। मतलब उस वक्त ये था शायरी का, आज वो चीज़ नहीं है ना। सर आपने जैसे गालिब का जिक्र किया, तो गालिब के बारे में मैं कह दूं कि उनका जो गालिबनामा है वह एडिटेड पोर्शन है। कितना आवश्यक है अपनी रचनाओं को अच्छे साहित्यकार जानकार से एडिट करवाना, इससे पहले कि वह प्रकाशित होकर पाठकों तक पहुंचे। क्योंकि गालिब के बारे में कहा जाता है गालिब ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन गालिब का वही सफरनामा साहित्य के माध्यम से सामने आया जो मुझे लगता है कि साकी थे, शायद उनके शिष्य थे, उन्होंने एडिट करके लाया। और कहा जाता है कि गालिब का अगर सारा ही साहित्य सामने आ जाता तो गालिब नहीं होता। ये होता है। देखो आप भी, हम भी लिखते थे, आप भी लिख रहे हैं। ये नहीं होता है कि हर एक आदमी आपसे मतलब वो हो, आपके जिस बहर पे आप लिख रहे हैं वही आप एक वो टाइप्ड बन जाते हैं कि आप इसमें लिख रहे हैं, समाजवाद पे लिख रहे हैं, रोमांस पे लिख रहे हैं, या आप भक्ति पे लिख रहे हैं, तो फिर वो आपका बन जाता है। गालिब का भी ज़्यादातर जो शायरी है वो शराब और साकी पे थी, लेकिन उनके वो कुछ शेर ऐसे हैं, कुछ किताब ऐसे, आप तो दीवान पढ़े हैं उनके, वो मतलब बिल्कुल फिलासफिकल है, वो ज़िंदगी का एक मतलब बताते हैं। तो वो उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया उस वक्त। शायद ये रहा होगा कि एक ही चीज़ प्रमोट करनी है, तो कंटेम्प्रेरी नहीं चाहते होंगे कि गालिब दूसरी तरफ भी आ जाएं। साथ एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जो भी साहित्यकार रचना लिखता है, जी, साहित्य सृजन करता है, उसमें कंटेंट कितना हावी रहना चाहिए और शब्दावली कितनी हावी रहनी चाहिए? दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे आप एक सब्ज़ी बनाते हैं, उसमें नमक भी डालना है, मसाले भी डालने हैं, घी भी डालना है, सब चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए। शब्दावली तो ऐसी हो कि जो पाठकों को समझ आ जाए। तो मतलब ये ना हो कि आपको डिक्शनरी से ढूंढने पड़े, तो वो शब्दावली नहीं, एक मतलब आम बोली जाने वाली शब्दावली, लेकिन इतना भी नहीं कि वो भाषा को तोड़ ही दे। जैसे अब हिंदी हम बोलते हैं, उसमें बड़ी चीज़ें हम उर्दू की लाते हैं, अंग्रेज़ी की लाते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि हिंदी ऐसी आए जो सबको समझ आ जाए, तो वही रहेगा। और जो उसमें साहित्य की जो चाशनी है वो तो ज़रूर होनी चाहिए। आप वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या एक ही परिपाटी पे लिखे जा रहे साहित्य की तरफ ही कदम बढ़ाना चाहिए, उन्हीं बंदिशों में लिखा जाना चाहिए, या फिर एक्सपेरिमेंट की भी आवश्यकता है आगे बढ़ने के लिए? देखो, अगर आपने आगे बढ़ना है, पाठकों को में आपने जगह बनानी है, तो आपको नई चीज़ें भी अपनानी होंगी ना। आप शुरू से जुड़े रहेंगे तो वो फिर वो मधुबन में राधिका नाचेगी या तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, वो नहीं ना चलेगा। अब आपको डालना है कि अगर कुछ लोग मिलिटेंसी से मुतासर हैं, कोई भूकंप से मुतासर है, उनके परिवार रह गए हैं, तो उनका भी दर्द अगर देखना है तो उसको साहित्यिक तरीके से आपको बयान करना। मतलब मेरा मतलब समाज में जो रोज़ हो रहा है उसको भी आपको साहित्य में लाना है, तभी आप एक कामयाब साहित्यकार बनेंगे। अंत में ये भी जानना चाहेंगे कि जम्मू को आपने बदलते हुए देखा है, पुराना जम्मू, आज का जम्मू, जी, कितना बदलाव है बेटरमेंट के लिए? कहीं छूट गया है कुछ, उसका भी जिक्र? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताऊं कि मैं जब से मैंने होश संभाली, इस वक्त मेरी 71 ईयर्स एज है, तो ऑलमोस्ट 50 साल से ऊपर मैंने जम्मू को बदलते हुए देखा है। वो जम्मू जो हमने देखा है वो था, शुरू होता था पाँच तीर्थी से और गुम्बद तक ख़त्म हो जाता था। तो मुझे याद है मेरी बड़ी बहन जी की शादी थी, तो एक ही दिन में पूरे शहर में हमने कार्ड बांट दिए थे। तो वो मतलब वो जम्मू था। वो कोई अगर किसी के मातम हो गया है या किसी के खुशी है, सारे लोग मोहल्ले वाले सारे उसमें जमा होते थे, बरकरार शिरकत करते थे, उनका कोऑपरेशन होता। आज क्या है, आज आप अखबार में छापेंगे तो वो टाइम लिखा होगा, वही शमशान घाट पे कुछ लोग जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे और उठाले पे आएंगे, तो बस उसके बाद कुछ नहीं। वो हमदर्दी नहीं रही। और दूसरी चीज़ जम्मू में ये है कि अब वो उस वक्त का माहौल जो पोल्यूशन फ्री था, पानी हर जगह से आता था, ये है। आज हम बिस्लरी का पानी ढूंढते हैं,
तो ये चीज़ें नहीं थी, बदल गया जम्मू, अब कंक्रीट सिटी बन गया है ना, कंक्रीट जंगल जिसको बोलते हैं, पेड़ कट गए हैं। वो मुझे याद है कि आपको भी पता होगा, छोटे होंगे, जब बावे वाली वो पहाड़ियों से वो आती थी हवा, उसको टड्डू कहते थे। वो जितना मर्जी टेम्परेचर हो, लेकिन रात को वो इतनी अच्छी चलती थी, हम छत पे सोए होते थे, मज़ा आता। अब कहाँ, अब आप एसी से 2 मिनट बाहर नहीं निकल सकते। तो ये चीज़ें चेंज हो गई हैं बहुत। सड़कें वही थे, लेकिन ट्रैफिक बढ़ गया है, हर जगह जाम है। अब मैं यहाँ आने तक मुझे आधा घंटे से ज़्यादा लगा। तो ये चीज़ें अब इसके साथ भी काम करना है, लेकिन जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे काम करने वाले, उनको भी ये देखना है पार्किंग की सुविधा कहाँ है, जो दुकानदार हैं उनको कहाँ रखना है, जो फुटपाथ पे बैठे हों, ये सब चीज़ें जो है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी। तो जम्मू मेरा ख्याल अगर अच्छा होगा, अब स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो वाकई स्मार्ट सिटी होगा, ना कि नाम का स्मार्ट सिटी होगा। उम्मीद करेंगे कि जम्मू वाकई स्मार्ट सिटी होगा और इस बदलते दौर में जिसे हम विकास कहते हैं उसमें इमोशंस अवश्य ज़िंदा रहेंगे। आप एक्सेल्चर स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी शशांक चौधरी जी से। उन्होंने कहा कि साहित्यकार को विशेषकर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और बदलते दौर में बदलना भी चाहिए साहित्य सृजन। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।